And as I have been told that I have to finish my deliberation in 7 minutes, so I'm not going to waste even a second for that. And हम अगर भारतीय उपन्यासों में स्त्रियों पर बात करें और स्त्री लेखन पर बात करें तो हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ देखना ज़रूरी है। पीछे की तरफ देखना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान में जब उपन्यास लेखन शुरू हुआ, ये 1857 के बाद की बात है और इसमें पुरुषों ने सभी भारतीय भाषाओं में उपन्यास लिखे, चाहे वो तमिल में हो या मराठी में हो या मलयालम में हो। हिंदी में भी ये उपन्यास लिखे गए, जैसे 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी, 1873 में वामा शिक्षक, 1877 में भाग्यवती। लेकिन इन सभी उपन्यासों पर यदि नजर डालें तो इन उपन्यासकारों की मुख्य चिंता स्त्री चरित्र को सुधारने की थी। यानी अगर हम इन उपन्यासों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तत्कालीन पुरुष लेखक इस बात से चिंतित थे कि स्त्रियों का चरित्र बहुत बिगड़ा हुआ है और वो अशिक्षित हैं और उन्हें सुधारा कैसे जाए, जिसको पार्थो चटर्जी ने नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स में इस पर बात की थी। और उन्होंने कहा था कि एक नई स्त्री के निर्माण की ज़रूरत पुरुषों ने महसूस की, ऐसी स्त्री जिसे कि पढ़ाया लिखाया समझाया जा सके और जिसके कारण समाज को सुधारा जा सके। और बाद के हमारे रिसर्च इन किताबों को, जिनको नॉवल कहा गया, दरअसल हम इनको कंडक्ट बुक्स के रूप में अगर पुकारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ ही इसके समानांतर गोपाल देवी, हुक्म देवी, हर देवी जैसी स्त्रियां निरंतर उपन्यास लिख रही थी, लेकिन इनके उपन्यासों का जो कंटेंट था वो पुरुषों की तर्ज पर पुरुषों का सुधार करना नहीं था। जैसे पुरुषों ने ये लिखा कि उन्हें स्त्रियों में अशिक्षा को दूर करना चाहिए और स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए और स्त्रियों को पर्दे के भीतर रहते हुए बिना विज्ञान और बिना मैथमेटिक्स की शिक्षा के उन्हें शिक्षित हो जाना चाहिए। यानी तत्कालीन लेखकों को और प्रकारांतर से समाज सुधारकों को ये अंदाजा नहीं था कि उन्हें सिलेबस जो बनाना है वो सिलेबस कैसा बनाना है। औरतों को पढ़ाना है ये मालूम था ताकि उनका समाज सुधर सके, लेकिन उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, या वो कोई उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। नतीजा ये था कि इन उपन्यासों में औरत के चरित्र के निर्माण की जो कल्पना रखी गई, उस कल्पना में ऐसी औरत थी जो कि रात में 12 बजे तक घर का काम करे, सुबह 4 बजे उठ जाए, गर्भवती हो तो वो सीढ़ियों पर बार बार चढ़े ताकि उसको प्रसव के दौरान दिक्कत ना हो। जितना ज़्यादा उसका मूवमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उसका प्रसव जो है वो आसान रहेगा। इसके साथ ही इसके पैरेलल जो गोपाल देवी या हुक्म देवी या हर देवी जैसी जो स्त्रियां थी, या मल्लिका जिनका नाम उन्होंने मनीषा जी ने लिया था, ये स्त्रियां जो लिख रही थी ये दरअसल कुमुदिनी जैसे उपन्यास में ये लिख रही थी कि विधवा होने पर या विधवाओं का पुनर्विवाह न होने पर क्या समस्या आती है, समाज एक अकेली स्त्री को किस नज़र से देखता है और उनकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, और उन समस्याओं का सामना करने के लिए उनके पास कोई औजार या कोई हथियार नहीं है, क्योंकि एक स्त्री जो बाल विधवा हो गई है उसकी समस्या के बारे में वो खुद ही जानती है। इसलिए एक दुखिनी विधवा की कहानी, इस तरह के उपन्यास लिखे गए। बाद के शोध में
ये साबित कर दिया गया कि जैसे सीमंतनी उपदेश जिसकी रचना 1882 में हुई, जिसकी लेखिका के तौर पर ये बताया गया कि वो उसने लेखिका ने अपना नाम नहीं दिया है। बाद के रिसर्च से ये साबित हो गया कि वो और कोई नहीं हरदेवी रोशनलाल थी। ये हरदेवी रोशनलाल वही थी जो 1886-87 में उत्तर भारत से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन जाने वाली पहली बाल विधवा स्त्री थी, जिन्होंने न सिर्फ वो लंदन गई बल्कि उन्होंने पुनर्विवाह भी किया। अब हम आधुनिक काल पर यदि नजर डालें कि इस समय जो लिखा जा रहा है या इस समय जो स्त्री रचनाकार उपन्यास लिख रही है, ये एक लंबी यात्रा और एक लंबा तनाव झेल करके हमारे सामने आई है। इस समय जो हिंदी में लिख रही हैं उनके बारे में आदरणीय ममता कालिया जी वो बड़े विस्तार से आपको बताएंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि इस समय कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में जबरदस्त और बहुत बेहतरीन लिखा जा रहा है। वैदेही से लेकर प्रतिभा नंद कुमार, तेजस्विनी निरंजना, गीता नागभूषण और सारा अबू बकर को आप कन्नड़ की महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट के रूप में देखते हैं, और मलयालम के साहित्यकार के रूप में जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, उसके तौर पर एंटे कथा की लेखिका कमला दास को आप जानते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है, मेरी कहानी, माई स्टोरी। इसके बाद से आप ये भी देखते हैं कि मराठी में मेघना पेटे, प्रिया तेंदुलकर, माधुरी, शानबाला, सानिया, सोनाली कुलकर्णी, ये हमारे सामने ये लेखिकाएं हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे दौर में, ये पिछले 150 साल का जो हिंदी उपन्यास और भारतीय उपन्यास का जो ये पूरा दौर हमारे सामने आया है, इस दौर में औरतें क्या लिख रही हैं? क्या सिर्फ पैट्रियार्की? जी मुझे समय का ज्ञान है। क्या सिर्फ वो पैट्रियार्की के बारे में लिख रही है? क्या सिर्फ पैट्रियार्कल माइंडसेट की आलोचना कर रही है? नहीं। आश्चर्य की बात है कि इस समय स्त्रियां जो देश काल की सीमा लांघ कर लिख रही हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपके सामने भारतीय लेखिकाओं में अरुंधति रॉय हैं, और अभी जो बुकर पुरस्कार की सूची में अनीता देसाई की बेटी किरण देसाई दोबारा से अपने जिस उपन्यास के साथ उपस्थित हैं, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया। और इस तरह के जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो दरअसल मनुष्य की उन समस्याओं पर लिखे जा रहे हैं जो समस्याएं सिर्फ स्त्री की नहीं है, लेकिन स्त्री की सिर्फ समस्याएं न होकर मनुष्य के तौर पर उनको पहचाने जाने की जरूरत के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। एक बार और भी एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय उपन्यास लेखिकाओं के सामने आई है कि अब जिन उपन्यासों के अनुवाद अंग्रेजी में हो जा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से हो रहे हैं, और उसका जो लंदन और यूरोप के पब्लिशर्स जब उनको छाप रहे हैं और उनके लिटरेरी एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया में इन उपन्यासकारों के साथ होते हैं, तो वे उपन्यासकार पूरे देश काल की सीमाएं लांघ करके उनका विकास और उनका प्रसार एक बड़े विश्व की ओर हो रहा है। इसलिए भारतीय लेखिकाओं में आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी लेखिकाएं इस समय अस्तित्व में आ रही हैं जिनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया और परिवार के ढांचे में ढीलापन आने की वजह से भी स्त्रियों को स्कोप, सुविधा और दूसरे लोगों को जब पुरस्कार मिलता है तो इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है, और इसलिए वो आत्माभिव्यक्ति के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जॉनर के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगी कि ये लेखिकाएं
उपन्यास लेखिकाएं सिर्फ उपन्यास नहीं लिख रही, बल्कि जॉनर को लेकर वो नए प्रयोग कर रही हैं, जिसको आप ऑटो फिक्शन कह सकते हैं, जिसमें वो अपने आसपास के लोगों, अपने आत्मानुभवों के साथ साथ उन चरित्रों के बारे में भी बहुत प्रामाणिकता के साथ लिख रही हैं, जिनके बारे में पहले उनके लिए बैरियर्स थे, पहले उनके लिए बहुत सारे तनाव थे। इसके उदाहरण के तौर पर आप हिंदी में ममता कालिया के उपन्यासों को देख सकते हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ को देख सकते हैं, अनामिका को भी देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप जो उपन्यास ऐसे हैं जिनमें स्त्रियां अपने बचपन, अपने निजी अनुभव और अपने शोषण की दास्तानों को बिना किसी से छुपाए हुए कहने का साहस अर्जित कर पा रही हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये जो ऑटो फिक्शन है, ये ऑटोबायोफिक्शन, इसकी शुरुआत सबसे पहले इसका प्रयोग तमिल की एक लेखिका चारू निवेदिता ने किया था। उन्होंने अपने उपन्यास के एक ड्राफ्ट में 0 माइल में किया था। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि ये लेखिकाएं राजनीति, समाज, दैशिक समस्याएं और अपनी उन समस्याओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई लेखिकाएं उच्च पदस्थ हैं और वो ट्रांसफरेबल जॉब्स पे हैं, और अंततः स्त्री के ऊपर पूरे परिवार का बोझ आता है। यहाँ पर बहुत लक्ष्मी जी हैं और भी बहुत लेखिकाएं हैं, जो लेखिकाएं अपने परिवार से दूर रहकर भी परिवार संभालने की जो दोहरी चुनौतियां हैं, उनको अपने लेखन में व्यक्त कर रही हैं। धन्यवाद।